टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच यूरोपीय संघ के वार्ताकार इस हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। भारत और ईयू यानी यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को लेकर लंबे समय से बात चल रही है और इसे गति देने के लिए यूरोपीय अधिकारी भारत आ रहे हैं। भारत ईयू के बीच एफटीए वार्ता का यह 13वां दौर होगा। भारत की तरफ से इस वार्ता का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उनके साथ वरिष्ठ भारतीय अधिकारी भी होंगे जो वार्ता के प्रमुख मुद्दों जैसे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, टैरिफ और कुछ संवेदनशील प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस को सुलझाने के लिए मौजूद रहेंगे। बंगाल में एक बार फिर गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला दक्षिणी कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके का है। यहाँ रहने वाली एक 20 साल की युवती के साथ 2 परिचितों ने दुष्कर्म किया। जब बदहवास हालत में युवती घर पहुंची तो परिजनों को इसकी जानकारी मिली। शनिवार की रात परिजनों ने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप यह है कि दोनों युवकों ने युवती को उसकी जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों ने उसके साथ रेप किया। जानकारी के मुताबिक युवती का संपर्क कुछ महीने पहले चंदन मलिक नाम के एक शख्स से हुआ था। उसने खुद को दक्षिणी कोलकाता में एक बड़ी दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया था। इसके बाद चंदन ने युवती की मुलाकात दीप नाम के दूसरे शख्स से कराई थी। आरोप है कि दोनों ने युवती को पूजा समिति में शामिल कराने की बात कहकर झांसे में लिया था। दोनों आरोपी अक्सर युवती से बात करते थे। शुक्रवार को युवती का जन्मदिन था। चंदन और दीप ने पीड़िता को उसका बर्थडे मनाने की बात कहकर दक्षिणी कोलकाता के रीजेंट्स पार्क इलाके में एक फ्लैट में ले गए। यहाँ पहले उन्होंने खाना खाया। फिर जब लड़की ने घर जाने की बात कही तो आरोपियों ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर उसका सामूहिक बलात्कार किया। महिला किसी तरह वहां से बचकर भागने में कामयाब रही। उसने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना शुक्रवार को हुई लेकिन शनिवार रात इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी इनकाउंटर में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। यह ऑपरेशन गुद्दार जंगल क्षेत्र में रविवार से चल रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बलों ने संदिग्धों को चुनौती दी, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ समेत कई जवान घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों को खत्म करने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये मासिक कर दिया गया है, जबकि सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 मासिक किया गया है। यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर में सुधार के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वृद्धि से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी। इस कदम को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही विभाग को इसे जल्दी लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कश्मीर में अशोक स्तंभ को अपमानित किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे भारत की आत्मा पर हमला बताया और कहा कि यह अपमान बिहार और पूरे भारत के लिए अस्वीकार्य है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अशोक चक्र सम्राट अशोक और बिहार की गौरवशाली विरासत है और इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक विरोधी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक द्वारा भारत की आत्मा पर हमला करार दिया। यह घटना श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में हुई, जहां एक पत्थर की पट्टी पर अशोक स्तंभ की मूर्ति को तोड़ा गया। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और जांच चल रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हुए, 7 हिरासत में हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जुलाई 2025 में हुए चुनावों में उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन और आंतरिक दबाव के चलते इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया कि ताकि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी में अधिक विभाजन और राजनीतिक संकट को रोका जा सके। चुनाव में एलडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ऊपरी सदन में बहुमत खो दिया था, जिसके बाद पार्टी में उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। लोढ़ा सैनी ने बिग बॉस तेलुगु सीजन 9 में दूसरे कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली है। वह 50 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं और उनकी मजबूत
शख्सियत, व्यक्तिगत संघर्ष व ओपन माइंडेड छवि के कारण वे इस शो का खास आकर्षण बनी हैं। फ्लोरा ने शो के प्रीमियर पर अपनी घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियों और संघर्षों को खुलकर शेयर किया, जिससे वे दर्शकों से जुड़ सकी और शो को नई चर्चाएं व स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन मिली। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने फ्लोरा को शो में शामिल करने के लिए बेहतरीन फीस भी दी है, जिससे शो को ग्लैमर, अनुभव और संवेदनशीलता का ट्रिपल डोज मिल सके। फ्लोरा सैनी एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री टॉलीवुड में सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने कई कन्नड़, तमिल, पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1999 में तेलुगु फिल्म प्रेमा कोसम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फ्लोरा ने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है और साथ ही वेब सीरीज जैसे गंदी बात में भी नजर आ चुकी हैं। उनका असली नाम आशा सैनी भी है। फ्लोरा का नाम 29 सितंबर 1978 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनका परिवार आर्मी बैकग्राउंड से है। उनकी मां शिक्षिका और पिता आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर पढ़ाई की है और 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सेना के स्कूलों से की है। फ्लोरा को अपनी फिल्मों और वेब सीरीज में बोल्ड और दमदार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में स्त्री और बेगम जान शामिल हैं। उनका सामाजिक तौर पर मजबूत अभिनय सुर्खियों में रहा है। फ्लोरा ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें बॉडी शेमिंग और इंडस्ट्री में संघर्ष शामिल है, लेकिन उन्होंने धैर्य और मेहनत से अपनी जगह बनाई है। वे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हैं और अपने फैंस के बीच लोकप्रिय हैं। संक्षेप में, फ्लोरा सैनी एक मेहनती, बहुमुखी और विवादास्पद अभिनेत्री हैं, जिन्होंने साउथ और हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बनाई है। अब वो बिग बॉस तेलुगु 9 में नजर आ रही हैं। बिग बॉस तेलुगु सीजन 9 का प्रीमियर 7 सितंबर 2025 को शाम 7 बजे स्टार माँ चैनल और जियो हॉटस्टार पर हो चुका है, जिसके मेजबान सुपरस्टार नागार्जुन हैं। शो की थीम इस बार डबल हाउस डबल डोज है, यानी प्रतियोगियों को 2 अलग अलग घरों में रखा गया है। इसमें पहली बार टीवी सेलिब्रिटी के साथ आम लोग भी कंटेस्टेंट बने हैं, जिन्हें प्री शो अग्नि परीक्षा के जरिए चुना गया है। प्रीमियर के मौके पर नागार्जुन ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी, दोनों घरों का दौरा कराया और सभी कंटेस्टेंट से परिचय करवाया। डबल हाउस थीम के तहत नए टास्क, ट्विस्ट और नियमों के साथ शो में और ज़्यादा रोमांच और ड्रामा देखने को मिलेगा। शो की अवधि करीब 120 दिन की होगी और नागार्जुन पुराने सीजन की तरह इस बार भी सख्ती से शो का संचालन करेंगे। नागार्जुन के इस सीजन का थीम है राणा रंगम। राणा रंगम का मतलब है युद्ध का रंगमंच या जंग का मैदान। यह थीम आमतौर पर संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सशस्त्र मुकाबले की व्याख्या करती है। नागार्जुन के इस सीजन में राणा रंगम का उपयोग संभावित रूप से उस तीव्र प्रतिस्पर्धा, ड्रामा और टकराव को दिखाने के लिए किया गया है जो बिग बॉस के घर में देखने को मिलेगी, जहां कंटेस्टेंट एक दूसरे के साथ युद्ध जैसा मुकाबला करेंगे। इसका मकसद यह दिखाना है कि सीजन में होगी जंग जैसी रोचक और तेज टक्कर। डबल हाउस फॉर्मेट बिग बॉस तेलुगु 9 में शो का खेल काफी हद तक बदलने वाला है। इस फॉर्मेट में प्रतियोगियों को 2 अलग अलग घरों में रखा जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और रणनीति दोनों ही नया मुकाम हासिल करेंगे। प्रतियोगियों के बीच मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग घरों में रहकर अपनी पहचान बनानी होगी। 2 घरों में होने से अलग अलग रणनीति और गठजोड़ होंगे, जो खेल को और ज़्यादा दिलचस्प और अप्रत्याशित बना देंगे। टास्क, नॉमिनेशन और एलिमिनेशन की प्रक्रियाएं और भी पेचीदा और जटिल होंगी, क्योंकि दोनों घरों के बीच मुकाबला होगा। दर्शकों के लिए यह नया कॉन्सेप्ट ज़्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि वे 2 अलग अलग समूहों के अलग अलग खेल और ड्रामे देख पाएंगे। इस तरह डबल हाउस फॉर्मेट में नई ऊर्जा, ज़्यादा ड्रामा और गहन प्रतिस्पर्धा लेकर आएगा, जिससे बिग बॉस का रोमांच कई गुना बढ़ जाएगा। बिग बॉस तेलुगु 9 के प्रमुख कंटेस्टेंट्स की सूची इस प्रकार है। आशा सैनी यानी फ्लोरा सैनी, दूसरा जबरदस्त इमैनुअल, मशहूर कॉमेडियन हैं। सुमन शेट्टी, तनुजा गौड़, सृष्टि वर्मा, रामू राठौर, भरानी शंकर, संजना गलरानी और रितु चौधरी। इसके अलावा शो में आम लोगों, कॉमन कंटेस्टेंट्स का भी हिस्सा है, जिन्हें अग्नि परीक्षा नामक प्री शो के माध्यम से चुना गया है। इस बार बिग बॉस तेलुगु में कुल 14 से 15 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटी और कुछ लोग हैं। यह सूची शो के लॉन्च एपिसोड तक अपडेटेड है और समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। कंटेस्टेंट्स के बारे में आपको बता दें, आशा सैनी, फ्लोरा सैनी अनुभवी अभिनेत्री हैं। जबरदस्त इमैनुअल जो हैं वो मशहूर कॉमेडियन हैं। सुमन शेट्टी कॉमेडियन और अभिनेता हैं। तनुजा गौड़ा अभिनेत्री हैं कन्नड़ फिल्मों में। सृष्टि वर्मा डांसर और अभिनेत्री हैं। रामू राठौड़ लोक गायक। भरानी शंकर टीवी अभिनेता। संजना गलरानी अभिनेत्री हैं। रितु चौधरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये थी बिग बॉस
तेलुगु 9 की पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप 2025 का मुकाबला 10 सितंबर 2025 को दुबई में शाम 7:30 बजे भारतीय समय से शुरू होगा। यह ग्रुप ए का पहला मैच है और दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। ये मैच 10 सितंबर 2025 को शाम 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। इसका फॉर्मेट 2020 का है। दुबई की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन आउटफील्ड स्लो है, इसीलिए वही बल्लेबाज सफल होंगे जो बड़े शॉट खेल सकते हैं। मैदान पर कुल 110 मैच खेले जा चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 51 तो दूसरी बार में 58 बार जीत दर्ज की है। पहली पारी का औसत स्कोर 139 है और दूसरी पारी का 123 रन। सबसे बड़ा स्कोर 212 पर तो भारत बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2022 का रहा है। बारिश की संभावना 10% है, हवा में नमी 51% और हवाओं की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। दोनों टीमों की स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है। भारत की साइड से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। यूएई के साइड से मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जोहैब, आसिफ खान, अलीशान सराफू, राहुल चोपड़ा जो कि विकेट कीपर हैं, हर्षित कौशिक, हैदर अली, मोहम्मद फारूक, रोहित खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह, ये लोग खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक केवल एक 2020 मुकाबला हुआ है जिसमें भारत ने जीत दर्ज की है। यूएई की जीत का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अब भी खाली है। महत्वपूर्ण बैट्समैन और बॉलर भारत की साइड से हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, बट शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती पर पूरा दारोमदार है। यूएई की साइड से मोहम्मद वसीम, आर्यश शर्मा और जुनैद सिद्दीकी से उम्मीद की जा सकती है। भारत पहले बल्लेबाजी करे तो 165 से 170 रन बना सकता है, वही यूएई के लिए 135 से 140 रन लक्ष्य हो सकता है। भारत की जीतने की संभावना 75% है, यूएई की जीतने की संभावना 25% है। एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर तक यूएई में 2020 फॉर्मेट में 8 टीमें भाग ले रही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। भारत का अगला मैच पाकिस्तान से 14 सितंबर को और ओमान से 19 सितंबर को है। फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा। यह मैच भारतीय टीम के लिए अपने वर्चस्व को दिखाने का सुनहरा मौका है। वहीं यूएई के पास उलटफेर करने का अवसर हमेशा रहेगा।